तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में इस साकू ऊटो की मार्कशीट उसके सामने रखते हुए कहने लगती है, क्या कर तुम्हारे इतने कम मार्क्स कैसे आए हैं? कम तो छोड़ो बल्कि 0 मार्क्स है। वो उससे कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आती कि तुम हमारे याकूजा फैमिली में नंबर 2 रैंक तक कैसे पहुंचे। और ऊटो इसके जवाब में कहता है, मैं यहाँ पे मार्क्स लेने थोड़ी आया हूँ, तो इन बेतुकी चीजों से मुझे यहाँ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे साकू उसे बार बार यही कहती है कि नहीं, एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपने अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। साकू उसे कहती है कि आज के बाद से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब अगले सीन में स्कूल लाइब्रेरी में इस साकू ऊटो को पढ़ा रही होती है और इस साकू से कहने लगती है कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे जरूर बताना। तो ऊटो इस साकू से कहता है, तुमने कहा कुछ समझ में ना आए, मुझे तो यहाँ पे कक भी समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी इसका असली दुनिया से क्या ही ताल्लुक है, जो यहाँ तक ज्यादा पढ़ते भी है वो भी कुछ खास जॉब तो करते भी नहीं है, उनकी सैलरीज भी काफी ज्यादा छोटी होती है। साकू से कहती है कि तुम यहाँ पे बिगड़े हुए हाई स्कूलर की तरह बातें कर रहे हो। ऊटो कहता है, तो अच्छा मुझे अब वो बताएगी जो कि कल इतनी बड़ी गलती करने को जा रही थी। इस साकू उसे कहने लगती है, तुम अभी भी कल वाली बात को लेके बैठे हुए हो, जबकि मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। तो आगे से ऊटो भी कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें वाकई में इतना ही बुरा लग रहा है तो आज के बाद से तुम स्कूल के सारे लड़कों से दूर रहना। इस समय अब यहाँ पे 2 लड़कियां इनको अप्रोच करते हुए कहने लगती है, क्या तुम लोग यहाँ पे मिलके पढ़ रहे हो? तो अगर यही बात है, क्या हम दोनों भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? पढ़ाई के बहाने से ये दोनों लड़कियां ऊटो के पास जाके बैठ जाती है और उसके साथ यहाँ तक फ्लर्ट भी करने लगती है। ऊटो के साथ उनको यूं फ्लर्ट करता देख के इस साकू वहीं पे टूट के रह जाती है। अब उन्हीं दोनों लड़कियों में से एक लड़की ऊटो से पूछने लगती है, इस साकू और तुम दोनों हमेशा करीब करीब रहते हो, तो क्या इस साकू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एक तरफ वो ये कह रही होता है कि दूसरे ही लम्हे में ऊटो यहाँ पे उन्हें साफ साफ इनकार कर डालता है। और बात तो यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती, बल्कि वो आगे से कहता है कि ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। ये बात तो यहाँ तक इस साकू को और भी अंदर से झंझोड़ के रख डालती है। यहाँ पे इस साकू को तो ये बात मालूम होती है कि ऊटो उसे अपनी बेटी की नजर से देखता है और इस साकू ने आज पहली बार उसे अपने मुंह के सामने इनकार करते हुए सुना होता है। उसके ये अल्फाज एक एक अल्फाज अब इस साकू के दिल पे जाके चुभने लगते हैं। और यहाँ तक इसी के बारे में इस साकू कल लौट के भी सोच रही होती है। इस साकू सोचने लगती है कि उस लड़की ने सिर्फ इस बारे में पूछा था और ऊटो ने सोचे बिना ही इनकार कर डाला कि इस बारे में मुझे कैसा फील होता होगा। तो उसी सी में हम ऊटो को एक अनजान क्लब में देखते हैं, जहाँ पे वो जू जाने ही लगता है कि एक अमीर खानदान की लड़की उसके पास आके कहने लगती है, क्या तुम अभी से ही जा रहे हो? और जबकि तुम इतने समय बाद आए हो, थोड़ा रुको तो सही ना। ये कहते हुए वो उसे किस करती है। इसी में ऊटो जो इस साकू के पास गल लौट के जाता है। इस साकू अभी भी वहीं पे खुले आसमान के नीचे बैठ के उधर ही ऊटो के बारे में अब तक सोच रही होती है। इस साकू यहाँ पे कब से बैठी हुई होती है और ऊटो के यहाँ पे आने की वजह से वो उठ के जाने लगती है कि ऊटो कहीं ये ना सोचे कि मैं इतनी देर से यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हूँ। कि भाग दौड़ में इस साकू का पैर फिसलता है और वह यहीं पे गिर जाती है। देख के उसे ऊटो जो ही उसके करीब आके उठाता ही है। इस साकू को उसके जिस्म से लड़कियों के परफ्यूम की स्मेल आती है। साकू के पूछने पे ऊटो से सच सच बताता है कि वो क्लब गया हुआ था और बस ये बात उसके कानों तक जाने की देर होती है। इस साकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ऊटो पे चिल्लाने लगती है कि अपने हाथ मुझसे दूर करो। तो नोटिस करता है कि साकू उस पे बिना वजह आजकल गुस्सा होती रहती है। साकू के यूं जाते जाते ऊटो उससे पीछे से पूछने लगता है कि मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ। वो उसे कहता है, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं स्कूल में मार्क्स बुरे ला रहा हूँ? साकू ये सुन के और भी अंदर से टूट के रह जाती है। वो अपना सर एक दीवार के सहारे पे रख के अपने मन में कहने लगती है, बस तुम्हारा दिमाग इधर ही घूमता रहता है। तुम्हारा दिल मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ सकता? अब इस साकू यहाँ पे ना चाहते हुए भी कहती है, हाँ मैं इसी वजह से नाराज हूँ कि तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। ये सब सुन के ऊटो से माफी मांगता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो उसी में ऊटो इस साकू को खुश करने के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, पर इस साकू नोटिस करती है कि पढ़ाई को लेके ऊटो ने जरा भी बेहतरी नहीं लाई। वो पढ़ रहा तो है मगर उसने इम्प्रूव नहीं किया। तो ऊटो उसे बताता है कि शायद से मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत है, जैसे कि कोई गिफ्ट वगैरह। साकू उसे बताती है कि मैं तुम्हें जरूर गिफ्ट दूंगी अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए। के बाद इस साकू उसके लिए जूजू कॉफी बना के लाती ही है कि वो नोटिस करती है कि उतने में ऊटो यहीं पे सो चुका है। साकू ऊटो को उठाने की कोशिश करती है
मगर वो नहीं उठता। देख के साकू फिक्रमंदी से उसे सीधा लिटा के उसकी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करती है और ऊटो की दिल की धड़कन सुन के उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ऊटो जिंदा बस सो रही है। और उसे यूज होता देख के उस साकू उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और वह सोच रही होती है काफी वक्त से मैंने इसके सोते हुए चेहरे को इतनी करीबी से देखा ही नहीं। अब ऊटो वैसे तो इसके सीने पे अपना सर रख के इसकी दिल की धड़कन को महसूस करना चाह रही थी और इसी बीच में अब वो यहीं पे सर रख के सो जाती है। यूं ही थोड़े वक्त गुजरने के बाद ऊटो को जू होश आती है। वो नोटिस करता कि साकू उसकी बाहों में सो रही है, जो देख के ऊटो काफी प्यार से उसके बालों और उसकी गाल के साथ खेलने लगता है। सुबह सवेरे इस साकू भी जैसे जैसे उठती है वो उसे यूं अपने साथ खेलता देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है। जल्दबाजी में वो उसे फौरन से पीछे हटती है। सुबह सवेरे उठने के बाद इस साकू जब स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है वो अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि वो कैसे उसके साथ सो गई। जब वो ब्रेकफास्ट करने लगती है ये सारा का सारा गुस्सा वो ऊटो पे निकालने लगती है और उसके गुस्से वाले चेहरे को देख के ऊटो उसे फिर से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैं इस बार सही में वाकई में दिल से पढ़ूंगा। तब इस साकू को रियलाइज होता है कि वो बिना वजह उस पर गुस्सा कर रही है, जबकि ऊटो बेचारा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे वो खुश कर पाए। उसे लगता है कि मैं पढ़ाई की वजह से उस पर गुस्सा हो रही हूँ। यूं ही वक्त गुजरता चला जा रहा होता है जहाँ पे इस साकू नोटिस करती है कि ऊटो बस हर वक्त पढ़ता चला जा रहा है। अगले सी में ऊटो उसे अपने मार्क्स दिखाता है इस साकू को, जहाँ पे वो सारे के सारे एग्जाम्स को पास कर चुका होता है। उसके अच्छे खासे नंबर देख के इस साकू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इन्हीं सब में ऊटो काफी खुशी से कहने लगता है मेरे गिफ्ट का क्या हुआ, मतलब कि मेरे अवार्ड का। तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं पास करूंगा तो मुझे अवार्ड्स दोगी, तो कहाँ पे है मेरे अवार्ड। इस साकू फिर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो ऊटो उससे बताता है कि मैं तुम्हारे करीब आके अपना मुंह तुम्हारे मुंह से जोड़ के तुम्हें किस करना चाहूंगा। साकू को तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आती कि इसने तो मुझे पहले लम्हे में ही रिजेक्ट कर डाला था। इस साकू को कुछ समझ में नहीं आ रही होती तो वो इसी वजह से यहाँ पे इनकार कर डालती है। फिर इसके बदले के बजाय ऊटो से कहता है ठीक है, फिर हम एक साथ संडे वाले दिन टाइम स्पेंड करेंगे पूरा दिन। इस चीज पर इस साकू मान जाती है और अब अगले संडे के दिन वो दोनों के दोनों एक साथ बाहर घूम के अच्छा खासा क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इस साकू को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब ये लोग जू वगैरह से भी गुजर रहे होते हैं। इस साकू कहती है काफी साल हो चुके हैं। तो ऊटो कहता है हाँ वाकई में 8 साल हो चुके हैं हम दोनों यहाँ पे एक साथ आए हो। साकू फिर उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने जू ही क्यों चुना। ऊटो उससे बताता है क्योंकि तुम्हें एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद है, तुमने मुझे खुद ही कहा था। जिस पर अब इस साकू अपने दिल में मजीद सोचने लगती है कि मैं तो इसके अवार्ड के लिए आई थी, जबकि ये मुझे खुश करने के लिए यहाँ पे लाया है। अब यहाँ पे वो लोग एक कवाला को देखने जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ जमा होती है। साकू जिस वजह से कवाला को देख ही नहीं पा रही होती तो ऊटो उसे अपने कंधे पे बिठा के बिल्कुल बच्चों की तरह ऊपर करता है। इस साकू यहाँ पे ब्लश करने लगती है और वो इसी वजह से सही तरीके से कवाला को भी देख नहीं पाती और वो उसे कहती है कि मुझे नीचे उतारो। तब के बाद ये लोग यहाँ पे बनी के साथ भी फोटो क्लिक वगैरह करते हैं। यहीं पे किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ के ये लोग पिकनिक की तरह यहाँ पे खाना खाने लगते हैं। इस साकू उससे कहने लगती है तुम वाकई में ऊटो लाजवाब हो, तुम्हें घर के काम, तुम्हें बाढ़ के काम, तुम्हें सब कुछ आता है। तो इस साकू से बताता है इसी वजह से तो मैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूट पेरेंट हूँ। ये इसके सुनने की देर होती है तब कहीं जाके इस साकू को समझ में आता है कि हाँ यार, तो ऊटो को ये मतलब था जिस वजह से वो मुझे किस करना चाह रहा था, जैसे कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को किस करते हैं। और इस साकू को रियलाइज होता है कि एज अ पेरेंट्स के तौर पे ही वो अपने मुंह को मेरे मुंह के साथ लगा के मुझे चूमना चाह रहा था। पूरा दिन चलने की वजह से इस साकू के पैर पे यहाँ पे चोट सी भी आ गई होती है। देख के ऊटो उसे साइड पे बिठा के उसके पैर पे पट्टी बांधने लगता है। साकू यहाँ पे बोलती है ये शूज पहनना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो इसी बात पे ऊटो भी आगे से कहता है कि हाँ तुम आज प्यारी भी काफी ज्यादा लग रही थी। ये सुनते सारे इस साकू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साकू सोचने लगते हैं कि मैं जितनी भी बनती और संवरती हूँ वह सिर्फ और सिर्फ ऊटो के कॉम्प्लीमेंट के लिए करती हूँ और आज वो मुझे मिल ही गया। मैंने आज तक सिर्फ ऊटो के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए ये सब कुछ किया था। वो लोग जब कल लौट के जा रहे होते हैं रात के वक्त क्रॉस रोड के दौरान यहाँ पे ऊटो से बोलता है कि मैंने काफी लड़कियों को किस किया हुआ है पर वो मैं सिर्फ इसलिए करता था ताकि मैं उनको सेक्स के लिए गर्म कर सकूं। और आज पहली बार जब मैंने तुम्हें किस करने का सोचा तो वह दूसरों से डिफरेंट था, वो काफी इज्जत वाला था। उसके अल्फाज सुन के इस साकू वहीं पे रुक जाती है और उसे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा होता। ऊटो ने यहाँ पे उसके बालों को बड़ी खूबसूरती से और नरम हाथों से पकड़ा होता है। साकू से पूछती है क्या तुम अभी भी चाहते हो किस करने को। तो ऊटो इसके जवाब में कहता है जब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ इस साकू उसे किस करने के लिए कहती है और यहीं पे हमारी ये वाली एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाती है।